हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है जल संसाधन का वर्गीकरण। तो बच्चों, अगर आप लोग देखिएगा तो भारत में क्या है, जल संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका धरातलीय जल और दूसरा होता है भौम जल। अगर धरातली जल के बारे में बात करें तो हमारे धरातल यानी भूपृष्ठ पर क्या क्या चीजें होती है बच्चों? नदियां, तालाब, झीलें, लैगून या पश्च जल, ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? धरातलीय जल के संसाधन होते हैं। और भौम जल कौन है बच्चों? जो भूमि के अंदर से निकाला जाता है, जैसे कुएं और नलकूप। तो इस प्रकार से हमारे जल संसाधन के दो स्रोत होते हैं, धरातलीय जल और भौम जल। अब बात करते हैं बच्चों जल संसाधन के बारे में। तो आप सभी को पता है, अगर बात की जाए पृथ्वी पर जल का वितरण देखा जाए तो 97% जो जल है वो लवणीय है। लवणीय का मतलब बच्चों क्या होता है? जो पीने योग्य नहीं है, जो खारा है। इसके साथ साथ अलवणीय जल बच्चों कितना है? तो 3% है। तो 3% क्या है? हमारे पानी पीने योग्य हमारे लिए पानी है। इसके साथ साथ भारत में विश्व की जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 83% क्या है? विश्व की अगर पॉपुलेशन ली जाए तो केवल 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। और इसके साथ साथ भारत में जल की मात्रा की अगर प्रतिशत देखा जाए तो कितना है? मात्र 4%, 4% क्या है भारत में जल की मात्रा है कुल विश्व की जल की मात्रा का। चलिए अब बात करते हैं भौम जल होता क्या है। तो बच्चों देखो, अगर बात की भौम जल के बारे में अगर देखा जाए तो अब बात करते हैं भौम जल के बारे में। तो भौम जल क्या है? अगर आपको पता होगा बच्चों, तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दक्षिणी भारत के कुछ भाग के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग काफी ज्यादा होता है। यानी उत्तर पश्चिमी भागों में और दक्षिणी अगर भाग देखा जाए तो इन क्षेत्रों में क्या होता है? भौम जल का ज्यादातर प्रयोग होता है। इसके साथ साथ भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भौम जल की उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जबकि अगर देखा जाए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में क्या है? भौम जल की क्षमता का बहुत कम उपयोग होता है। कहने का मतलब क्या है? इन क्षेत्रों में भौम जल कम यूज होता है। और अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन क्षेत्रों में देखा जाए तो भौम जल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से भौम जल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों भारत में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम। अर्थात अगर भारत में क्या है, जल संसाधन का यानी भौम जल का ज्यादातर प्रयोग हो रहा है, जिससे उससे क्या क्या दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए, पहला, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल का लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता जा रहा है, जिसके कारण भौम जल का जो स्तर होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण यानी भौम जल का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने के कारण या यूज करने के कारण क्या हो रहा है कि भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संखिया की मात्रा बढ़ रही है। पानी प्राप्त करने से में क्या होता है बच्चों? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो ऊर्जा भी इसके अंदर क्या हो रही है बच्चों? बहुत ज्यादा खपत हो रही है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो पहले में क्या होता था बच्चों कि पानी जो भूमिगत जो होता ना, तो भूमिगत यानी जमीन के नीचे ज्यादा गहराई तक खुदाई नहीं करनी पड़ती थी। ऊपर ही ऊपर खुदाई करने के पश्चात क्या होता था? पानी मिल जाता था। ठीक है, लेकिन आज अगर आप देखोगे गाँव में जाके तो गाँव में क्या होता है कि लगातार भूमिगत जल स्तर लगातार नीचा होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, लोगों को ज्यादा ज्यादा भूमिगत जल के लिए क्या करना पड़ा है? जमीन के अंदर ज्यादातर गहराई तक क्या करें? पाइप डालनी पड़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रहा है? लगातार भूमिगत जल की धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। ठीक है, और ये दुष्परिणाम हो रहे हैं। अब बात करते हैं जल की मांग और उपयोग। अगर बात की जाए, पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है और जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग हमारे कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि उत्पादकता को अगर बढ़ानी है
तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई का विकास करना जरूरी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे आप सभी को पता है भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई है ताकि खेतों को क्या किया जा सके, पर्याप्त सिंचाई की जा सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंचाई कार्यों में क्या होता है, जल की लगातार मांग ज्यादा होती है। क्योंकि जितनी ज्यादा उत्पादकता चाहिए, यानी अगर ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादकता चाहिए तो उसके लिए सिंचाई की मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सिंचाई कार्यों में क्या होता है, जल की मांग ज्यादा होती है। अब बात करते हैं भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए कारण क्या है। आखिर क्यों सिंचाई के लिए लगातार क्या हो रहा है कि पानी यानी जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो बच्चों पहला कारण है वर्षा का असमान वितरण। आप सभी को पता है कि देश में क्या हो रहा है, मतलब सारे वर्ष क्या हो रहा है, जल का अभाव होता जा रहा है। ठीक है ना, यानी हमारे भारत में क्या होता है, जल का अभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिकांश वर्षा केवल मानसून में ही होती है। ठीक है ना, बाकी टाइम तो क्या होता है, सूखा ही रहता है ना, बाकी टाइम तो पानी होता नहीं है। सिर्फ मानसून यानी वर्षा ऋतु में ही क्या होता है, वर्षा होती है। इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। अब हमें वर्षा के टाइम पे तो चलो ठीक है, मानसून में तो पानी मिल गया, लेकिन शुष्क ऋतु में क्या करेंगे? तो शुष्क ऋतु में किसानों को किस पर निर्भर रहना पड़ता है, सिंचाई के लिए, मतलब नहरों, तालाबों पर या नलकूपों पर, इस प्रकार से निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है वर्षा की अनिश्चितता। कहने का मतलब क्या है बच्चों, केवल वर्षा का आगमन ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा में भी अनिश्चित है। यानी अगर बात की जाए, इस उतार चढ़ाव की कमी को केवल सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्षा की अनिश्चितता है, पता भी नहीं कब वर्षा होगी, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी सिंचाई पर निर्भरता और लगातार बढ़ती जाती है। तीसरा कारण आता है बच्चों परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या होता है, वर्षा की भिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक हो जाती है, अब तो कहीं कम होती है, कहीं समय से पहले हो जाती है और कहीं समय के बीतने के बाद हो जाता है। ठीक है, इसलिए सिंचाई के बिना भारतीय कृषि क्या है, एक जुआ है। या आप कहा जाता है हमारे भारतीय कृषि को कि मानसून का जुआ बनकर रह जाती है। क्योंकि किसान क्या करते थे, एक तरह से जुआ ही तो खेलता है ना। अगर वर्षा हुई तो साधारण सी बात है कि उसकी फसलें अच्छी होंगी, और अगर वर्षा नहीं हुई तो उनकी फसलें क्या होता है, खराब होने का ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादातर सिंचाई साधनों पर निर्भर होता है। अब बात करते हैं मानसूनी जलवायु। आप सभी को पता है भारत की जलवायु मानसूनी है, जिसमें केवल 3 से 4 महीने तक ही वर्षा होती है। अधिकतर समय जो होता है वो शुष्क रहता है, जबकि कृषि पूरे साल होती है। आप सभी को पता है हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है केवल मानसून में ही खेती की जाती है, नहीं, पूरे साल कृषि की जाती है। इसलिए सिंचाई पर भारतीय कृषि की निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर किसान क्या होते हैं, सिंचाई कार्य पर निर्भर रहते हैं। एक अन्य कारण कौन सा बच्चों, खाद्यान्न एवं कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। आप सभी को पता है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न मतलब खाने योग्य जो सामग्री व कच्चे माल की लगातार क्या होती है, मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है, बहुफसली कृषि जरूरी हो चुकी है। यानी अलग अलग प्रकार की कृषि क्या हो चुकी है, जरूरी हो चुकी है, जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सभी, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये हमारे सभी कारण क्या है बच्चों, कि सिंचाई कार्यों पे हमारा निर्भरता और लगातार बढ़ती जा रही है इन सभी कारणों से। अब बात करते हैं भारत देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है जल मानव की मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, लेकिन आज जल संसाधन के प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर बात की जाए जल की उपलब्धता में कमी, यानी जनसंख्या वृद्धि और सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है बच्चों, भूमिगत जल का दोहन होता जा रहा है। यानी आप सभी को पता है जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, सिंचाई साधनों के लिए किस पे हम निर्भर हो जा रहे हैं, भूमिगत जल पे निर्भर होते जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है बच्चों, भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है और नगरों की जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति काफी ज्यादा कठिन होती जा रही है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में लोगों को जल मिलना भी अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा कारण है बच्चों जल के गुणों का ह्रास। यानी कहने का मतलब आप सभी को पता है
जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में लगातार कमी होती जा रही है और साथ ही उसमें बाह्य या अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय का मतलब क्या होता है, मतलब विषैले पदार्थों और जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलते जा रहे हैं, जिससे नदियां और जलाशय सभी क्या होते जा रहे हैं बच्चों, प्रभावित होते जा रहे हैं और इसमें जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाता है और भूमि के जल को क्या कर देता है बच्चों, प्रदूषित कर देता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट या रासायनिक जो पदार्थ होता है किस प्रकार नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नदियों में रहने वाले जीव जंतु भी क्या होते हैं बच्चों, इससे प्रभावित होते हैं और उनके खत्म होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है बच्चों, जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, जल को संरक्षित करने के लिए लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियां और कानून अभी भी इतने प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बड़ी योजनाओं को अभी जैसे नदियों के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उनका कोई भी सार्थकता नहीं दिख रही है। ठीक है, लगातार क्या, अब जैसे भारत सरकार द्वारा अभी भी आपने सुना होगा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि नमामि गंगे जो परियोजना शुरू की गई है, क्या ये पूरी तरीके से लागू की गई है? क्या अभी भी गंगा नदी पूरी तरीके से स्वच्छ है? नहीं है। ठीक है, तो सरकार तो कानून बना देती है, नीतियां बना देती है, लेकिन इनका ठोस रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन, आप सभी को पता है जल क्या है बच्चों, एक सीमित संसाधन है। हालांकि यह पुनः प्रतियोग्य है, यानी पूर्ति योग्य है, हम इसे दोबारा प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसे सुरक्षित और शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी भी तो है और इस तरह की जागरूकता का अभी भी देश में क्या है, बहुत ज्यादा अभाव देखा जाता है। अब बात करते हैं भारत में जल संसाधन की कमी के कारण आखिर लगातार भारत में जल संसाधन लगातार कम हो क्यों रहे हैं। तो बच्चों पहला है अत्यधिक प्रयोग, यानी अत्यधिक उपयोग का अर्थ क्या होता है, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो साधारण सी बात है कि जनसंख्या क्या करेगी, जल की मांग बढ़ेगी। घरेलू ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या होता है, जल की अत्यधिक उपयोग इस कमी को और भी बढ़ा देती है। आप सभी को पता है कि बड़े बड़े उद्योगों में क्या होता है, बड़े बड़े मशीनें 24 घंटे चलती है, तो उन मशीनों को ठंडा करने के लिए क्या होता है बच्चों, ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इस पानी का प्रयोग करते हैं मशीनों को ठंडा करने के लिए ताकि काम चलता रहे। ठीक है, और जब ये पानी जब गर्म हो जाता है तो लोग इसे क्या करते थे, फेंक देते हैं नदियों तालाबों में, जिसके कारण क्या होता है आपको पता है, भूतापीय मतलब ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जल का तापमान बढ़ जाता है और बहुत सारे जीव जंतु क्या हो जाते हैं, इससे मर जाते हैं। दूसरा आता है बच्चों नगरीय क्षेत्रों का धरातलीय क्रकेट युक्त होना। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, बढ़ते विकास और औद्योगिकरण के कारण अब नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी धरातल कच्चा नहीं रहा है बल्कि क्रकेट युक्त हो चुका है। इससे भूमि के नीचे जल का रिसाव की मात्रा लगातार कमी होती जा रही है। यानी क्या होता जा रहा है, पानी जो है धरातल के अंदर नहीं जा पा रहा है और भूम जल संसाधन की लगातार कमी होती जा रही है। क्योंकि ये जो जल हो रहा है ये नीचे जा ही नहीं पा रहा है, धरातल के अंदर ये नीचे जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सड़कें क्या हो रही है, क्रकेट युक्त हो जा रही हैं। ठीक है, और क्रकेट युक्त आपको पता है सड़कें क्या होती है, साइड से पानी जम जाता है और भूमि के अंदर ये पानी नहीं जा पाता है। एक अन्य कारण, तीसरा कारण है बच्चों वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में लोगों में जागरूकता की कमी। यानी वर्षा जल संग्रहण के द्वारा संसाधनों का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। आप सभी को पता है अगर हम लोग क्या करें, वर्षा यानी बारिश के पानी को अगर हम संग्रहित करके रखें तो जल संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए जागरूकता है, लोगों को जागरूक करना होगा, लेकिन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वो वर्षा के जल को महत्व को समझ सकें और विभिन्न विधियों द्वारा उनका संग्रहण व संरक्षण भी कर सके, इसकी आवश्यकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग भूमिगत जल पर निर्भरता को कम करता है। यानी अगर वर्षा जल करेंगे तो हमारे भूमिगत जल का जो उपयोग कर रहे हैं घरेलू स्तर पर, तो इसकी मात्रा क्या होगी बच्चों, कम होगी। और ऐसा किया भी जाता है। अगर आप देखोगे राजस्थान में
तो राजस्थान के कई प्रदेशों में क्या होता है, गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर क्या की जाती है, वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं ताकि आसानी से क्या हो सके, पानी का संग्रहण हो सके। एक अन्य कारण क्या है बच्चों, जलवायु की दशाओं में परिवर्तन, यानी जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण मानसून में भी परिवर्तन आता जा रहा है, जिसके कारण धरातलीय और भूमि जल संसाधनों में लगातार कमी होती जा रही है। यानी आप सभी को पता है जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, मानसून में परिवर्तन आ रहा है। कभी कभी मानसून समय से पहले आ जा रहा है, तो कभी कभी समय के बहुत बाद आ जा रहा है, जिसके कारण धरातलीय और भूमि जल में लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, कमी होती जा रही है। नेक्स्ट आता है बच्चों, किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल की अति उपयोग। यानी अगर बात की जाए किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय और भूमि जल का उपयोग, मतलब उपयोग जल संसाधनों में कमी ला रही है। यानी अब किसान क्या कर रहा है, कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय और भूमि जल का प्रयोग कर रहा है, जिससे जल संसाधन में कमी आती जा रही है। और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में 3 बार कृषि करने में से क्या होता है, जल संसाधन पर दबाव पड़ता जा रहा है। ठीक है ना, अगर वर्ष में 3 बार खेती की जा रही है तो जल संसाधन पर क्या होता है, इसकी दबाव भी बढ़ता जा रहा है, जो क्या कर रहा है, जल को कम करता जा रहा है। अब बात करते हैं बच्चों, भारत में जल संसाधन का संरक्षण की आवश्यकता है क्यों, आखिर क्यों है, क्यों हम लोग, अब हमारे पृथ्वी पर इतना सारा तो पानी है, तभी भी हम ये क्यों कहते रहते हैं कि भाई जल संरक्षण करो, जल संरक्षण करो। तो आप सभी को पहली बात की जाए तो अलवणीय जल की घटती उपलब्धता, कहने का मतलब क्या, अलवणीय का मतलब क्या होता है, जो पीने योग्य पानी है। तो लगातार इस पीने योग्य पानी में लगातार आप सभी को पता है कमी होती जा रही है। दूसरा आता है शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, जो शुद्ध जल है इसकी लगातार क्या होती जा रही है बच्चों, तो लगातार शुद्ध जल की लगातार क्या होती है, उपलब्धता घटती जा रही है। इसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक अन्य कारण है तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से क्या हो रहा है बच्चों, जल की गुणवत्ता में लगातार कमी होती जा रही है। आप सभी को पता है, हम मानते हैं कि हाँ जल को हम ये रिन्यूएबल है, अर्थात नवीकरणीय है, हम दोबारा क्या कर सकते हैं, इसे प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम उसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अगर प्योरीफाई करेंगे तो जल की गुणवत्ता, यानी जल में जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, भारत में जल संरक्षण आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन। आखिर जल संरक्षण और प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहली अगर बात की जाए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि, जल का अति उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। पहला क्या हो रहा है बच्चों, जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, पर्यावरण का लगातार ह्रास होता जा रहा है, इसी के साथ जल दुर्लभता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने चाहिए। और जल संरक्षण हेतु क्या करना चाहिए, प्रभावशाली उपाय करने चाहिए। जैसे अगर बात की जाए जल संभर, विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल में संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता अभी भी है ना। अब बात करते हैं बच्चों, जल संभर प्रबंधन का मतलब होता क्या है। तो धरातलीय जल और जो भूमि जल होता है ना, उसका हम दक्ष तरीके से प्रयोग करें या उसको व्यर्थ होने से बचाना, क्या कहलाता है बच्चों, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। यानी धरातलीय जल और भूमि जल को व्यर्थ होने से बचाना जल संभर कहलाता है। और जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य क्या है बच्चों, पहला तो क्या है, कृषि और कृषि संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान, कृषि, वानिकी और वन का समग्र रूप से विकास करना चाहिए। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल संभर प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा क्या बच्चों, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, तो पर्यावरण का ह्रास को रोकना और लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से जल संभर परियोजना चलाई जा रही है। अब बात करते हैं जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या क्या नीतियां अपनाई गई है। ये बच्चों इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पेपर में ये टॉपिक्स आते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं जैसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया पहला कदम, हम बात करते हैं हरियाली। हरियाली क्या है बच्चों, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इस योजना से क्या था, ग्रामीण जल संग्रहण, जो ग्रामीण जल संरक्षण
करके क्या करना है, पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ क्या करना है, वन रोपण करना है, मत्स्य पालन करना है और सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। और बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया था। ठीक है, इसके साथ वन रोपण भी करना था, मत्स्य पालन भी करना था, सिंचाई जैसी सुविधा का विकास करना था। इन सभी उद्देश्यों से सरकार द्वारा हरियाली चलाई गई थी। दूसरा अगर बात की जाए, दूसरा है नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू का मतलब क्या होता है बच्चों? नीरू का मतलब जल, मीरू का मतलब आप, यानी ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है जल और आप। इस कार्यक्रम में क्या किया गया था बच्चों? स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई थी। यानी यहाँ के गांव के क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के लोगों को क्या बताया गया था कि किस तरीके से जल को संरक्षित किया जा सकता है, उनकी विधियां समझाई गई थी नीरू मीरू कार्यक्रम के अंतर्गत। अब बात करते हैं अरवारी पानी संसद। यह भी सरकार द्वारा चलाया गया एक क्या है बच्चों, परियोजना है। ये राजस्थान में जोहड़ की खुदाई और रोक और क्या है बच्चों, बांध रोक बनाकर जल प्रबंधन किया गया था। ठीक है ना, जोहड़ मतलब वही तालाब टाइप सा होता है ये। तो इस प्रकार से राजस्थान में क्या किया गया था, वर्षा के पानी को रोकने का प्रबंध किया गया था। एक है बच्चों तमिलनाडु, जिसे हम तमिलनाडु को नक्शा प्लान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या था बच्चों कि ये सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई थी कि आपको क्या करना है कि घर इस प्रकार से बनाना है कि ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। और सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों के जागरूक करने का उनका सहयोग लिया गया था, मतलब स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया था और उनकी सहायता ली गई थी। ये था तमिलनाडु का नक्शा प्लान। ठीक है, तो ये सारे सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना है। अब बात करते हैं बच्चों वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल के रोकने और एकत्र करने की एक विधि है। मतलब वर्षा के जल को एकत्र करने की एक विधि वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। अब बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों के बारे में। आप सभी को पता है अगर हम लोग वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो क्या होगा, पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, सिंचाई कार्य भी किया जा सकता है, पशुओं के लिए जल उपयुक्त हो जाएगा, यानी उपयोग किया जा सकता है उस जल का। दूसरा क्या है बच्चों, भूमिगत जल स्तर को क्या किया जाता है, नीचा होने से रोका जा सकता है। ठीक है ना। तीसरा इसका फायदा क्या है बच्चों, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोका जा सकता है। चौथा क्या, लोगों में सामूहिकता की भावना आएगी। सामान्य सी बात है, जब एक जगह पानी एकत्र होगा तो लोग एक साथ रहेंगे, सामूहिकता की भावना उत्पन्न होगी। एक अन्य कारण कौन सा है बच्चों, भूम जल को पंप करके निकालने में जो लगने वाली ऊर्जा है उसकी बचत होगी। आप सभी को पता है कि गांव में क्या होता है, जो नलकूप लगे रहते हैं उनको जब चलाया जाता है तो काफी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि जब पानी तो जमीन के काफी गहराई में है। तो अगर हम वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो क्या होगा, ऊपरी क्षेत्र से हमें पानी मिल जाएगा, अर्थात हमें कम क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ लोगों में समस्या का समाधान की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और क्या है, प्रकृति से क्या होगा, मधुर संबंध बनाने में सहायक होता है। लोग एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है ना। और फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बच्चों बढ़ाया जा सकता है। इन सभी कारणों से अगर हम वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो ये हम लोगों के फायदे होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी यानी क्वेश्चन होगा तो आप डिस्क्रिप्शन यानी में लिख सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।